बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। इसमें सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करेंगे। इनकम टैक्स क्या है? वो टैक्स जो इनकम पर लगता है। दूसरी बात, कौन सी इनकम? जो इनकम टैक्स के असूलों के मुताबिक कैलकुलेट की गई। इनकम टैक्स इनकम पे लगता है तो कितने पीरियड की इनकम पे लगता है? महीने की इनकम पे, हफ्ते की इनकम पे, 6 माह की इनकम पे या साल की इनकम पे? साल की इनकम पे। सजी साल की इनकम पे लगता है तो नॉर्मली 1 जुलाई से 30 जून का साल होता है। आपका जो टैक्स ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर नहीं होता। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है, लेकिन टैक्स ईयर जो होता है आपका वो 1 जुलाई से 30 जून का होता है। नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मली जो इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होता है वो इनकम 1 जुलाई से 30 जून के पीरियड की होती है, इसलिए उसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाता है। हाँ, अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी इनकम का पैटर्न मुख्तलिफ है, मैं एफबीआर को अपनी साल में कमाई गई इनकम पे जो टैक्स है वो तो जमा करवाना चाहता हूं, लेकिन जो मेरी इनकम है इसका पैटर्न मुख्तलिफ है, यानी मैं 1 जुलाई से 30 जून के पीरियड की इनकम पे टैक्स नहीं जमा कराऊंगा, मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर की पीरियड पे इस इनकम पे टैक्स जमा करूंगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा है तो इसको कहा जाता है स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर को डिफाइन बड़ा डिफरेंट सा किया हुआ है। उसने कहा कि 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे खत्म हो वो नॉर्मल टैक्स ईयर है, और 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे खत्म ना हो वो स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर 31 दिसंबर पे भी खत्म हो सकता है, जैसा कि राइस एक्सपोर्टर्स, इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी का स्पेशल टैक्स ईयर 31 दिसंबर पे खत्म होता है। स्पेशल टैक्स ईयर 30 सितंबर पे खत्म भी हो सकता है। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर। अच्छा, ये वो इदारे जिनके बारे में एफबीआर ने बता दिया कि इनका टैक्स ईयर ये होगा। हाँ, इसके अलावा अगर कोई बंदा है वो एफबीआर को जाके कहता है कि मेरा भी टैक्स ईयर तब्दील कर दिया जाए, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल कर दिया जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है, अगर कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहता है तो कमिश्नर को दरखास्त देगा। कमिश्नर देखेगा क्या जेन्युइन जरूरत है, और अगर कंपेलिंग नीड हुई तो कमिश्नर, इफ अलाउड बाय द कमिश्नर, चेंज टैक्स ईयर विल स्टार्ट, may withdraw if no longer required, और ये विड्रॉ भी कर लेगा अगर इसकी जरूरत ना रही। हाँ, अगर कंपेलिंग नीड ना हुई तो कमिश्नर उसको ना कर देगा। कमिश्नर ने ना कर दिया तो किसके पास चले जाएंगे? टैक्स पेयर बोर्ड के पास जा सकते हैं, और बोर्ड का फैसला। और यार समझ आ रहा है? ये तो जनाब हमारा, मैंने आपको नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है बता दिया, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है बता दिया, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आना है वो वाली बात बता दी। अब अगली बात सुनो, आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आए हो, नॉर्मल से स्पेशल की तरफ गए हो, तो इसके दरमियान का जो हिस्सा है, जो नॉर्मल टैक्स ईयर के खत्म होने के बाद और स्पेशल टैक्स ईयर के शुरू होने से पहले का जो पीरियड है, इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। इसी तरह अगर आप स्पेशल से नॉर्मल की तरफ गए हो, स्पेशल से नॉर्मल की तरफ गए हो, तो दरमियान वाला हिस्सा जो स्पेशल के बाद और नॉर्मल से पहले है, इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। सर जी, अगर आपका टैक्स ईयर है, किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर को डिनोट करने का क्या मतलब होता है? टैक्स ईयर को शो किससे करेंगे? टैक्स ईयर को शो करते हैं जिस साल वो खत्म होता है। तो नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म हुआ है 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023, तो टैक्स ईयर क्या होगा? 2023 होगा। हाँ, अलबत्ता अगर स्पेशल टैक्स ईयर हो तो उसको किससे डिनोट करेंगे? सर, उसका स्पेशल टैक्स ईयर को किससे डिनोट करेंगे? उसका उसने तरीका बताया है। स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट करना है तो सबसे पहले देखें ईयर एंड की डेट क्या है, फिर देखेंगे ईयर एंड का मंथ क्या है। अगर ईयर एंड का मंथ पहले 6 मंथ है तो सेम टैक्स ईयर से डिनोट होगा,
और अगर आखिरी 6 मंथ है तो +1 से डिनोट होगा। यानी 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 था। अब आपने देखा ये डेट है, ये मंथ है, 1 से 6 है, ये 7 से 12 है, 7 से 12 है, तो इसे टैक्स ईयर 2022 से डिनोट करेंगे। सर जी मैंने आपको टैक्स ईयर वाली सारी बात बता दी। अब अगली बात सुन लो, इनकम की बात करने लगा हूं। सर जी इनकम के कितने हेड्स हैं? सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इन सब पर टैक्स लगना है, इन सब पर टैक्स लगना है। ये इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स है, प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। यानी यार इनकम ना 2 तरह की होती है, एक वो जिस पे टैक्स लगना है और एक वो जिस पे टैक्स नहीं लगना। इनको जमा कर दोगे तो ये टोटल इनकम बन जाएगी, इनको जमा कर दोगे तो ये टोटल इनकम बन जाएगी। टोटल इनकम में से वो इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगना उसको लेस करो, डिडक्टेबल अलाउंस को लेस करोगे तो क्या बन जाएगी? टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। सर जी डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है? ज़कात, WWF, WPPF और एजुकेशनल एक्सपेंस। डिडक्टेबल अलाउंस में ये 4 चीजें होती हैं, ज़कात, WWF, WPPF और एजुकेशनल एक्सपेंस। सर जी अच्छा जी हमने ये बात की कि इनकम में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। अच्छा फिर उसके बाद मैंने कहा टोटल इनकम से क्या मुराद है? इनकम जिस पे टैक्स लगना और वो इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगना। टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट लेस करें, डिडक्टेबल अलाउंस लेस करें तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। सर जी ज़कात है, ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड है, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस है। हाँ अब ये वाला सवाल, अगली जो छोटी सी डिस्कशन है वो ये कि डिडक्टेबल अकाउंट फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस का क्या सीन है। सर जी अगर एक इंडिविजुअल है, और उसकी टैक्सेबल इनकम लेस देन 1.5 मिलियन, अगर एक इंडिविजुअल है और उसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम है तो उस बंदे को एजुकेशनल एक्सपेंस के बाद से डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा कितना? लोअर ऑफ टोटल ट्यूशन फी का 5%, टैक्सेबल इनकम का 25% या 60,000 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, विच एवर इज लो। कंप्यूट टोटल टैक्सेबल इनकम, कैलकुलेट कीजिए एग्रीगेट इनकम फॉर ऑल हेड्स। अच्छा ये तो खैर बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। सर जी मैंने आपको टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस, ये सारी बातें आपको बातों बातों में बता दी। डिडक्टेबल अलाउंस कौन कौन सा है। अच्छा जी अब छोटी सी कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो बता दूं। सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन में 7 लोग आते हैं सर, कौन कौन से? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर जी इसके बाद कंपनी की डेफिनेशन है। कंपनी की डेफिनेशन में टोटल 11 लोग आते हैं। मुदारबा, कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2017, बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, एन से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बी से बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म अंडर एनी लॉ इन फोर्स आउटसाइड पाकिस्तान, एफ से फॉरेन एसोसिएशन और सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर LPTS, L से लोकल गवर्नमेंट, P से प्रोविंशियल गवर्नमेंट, T से ट्रस्ट और S से, इस निमोनिक से इसको याद करेंगे तो आसानी से इंशाल्लाह याद हो जाएगा। सर जी पब्लिक कंपनी की बात करने लगा हूं। पब्लिक कंपनी क्या होती है? सर जी जो पब्लिक कंपनी आपने कंपनी लॉ में पढ़ी है उसको छोड़ दें, इस पब्लिक कंपनी की बात करें। टैक्स के मुताबिक पब्लिक कंपनी क्या है? हर वो इदारा जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक कंपनी है। हर वो इदारा जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास है
तो वो पब्लिक कंपनी है। हर वो इदारा जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन कंपनी के पास है जो कि होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है, तो ये भी पब्लिक कंपनी है। हर वो कंपनी जिसके शेयर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है वो भी पब्लिक कंपनी है। हर वो कंपनी जो जिसके यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक, तो ये पब्लिक कंपनी है। सर जी ये सारी चीजें हमने बात कर ली पब्लिक कंपनी के बारे में कि पब्लिक कंपनी क्या है। और सर मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर आगे चलूं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक दो बार पास पेपर में आया है। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पहली शर्त पर्सन अदर देन इंडिविजुअल हो। अभी आपने पढ़ लिया ना, पर्सन 7 तरह के हो सकते हैं, अदर देन इंडिविजुअल हो। दूसरा मकसद क्या हो? रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर, डेवलपमेंट और फॉर द प्रमोशन ऑफ एमेच्योर स्पोर्ट, ये मकसद हो। तीसरा फॉर्म्ड एंड रजिस्टर, किसी कानून के तहत बनी हुई हो, तीसरी बात। चौथा अप्रूव बाय द कमिश्नर ऑन एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन एंड नन ऑफ द एसेट ऑफ सच पर्सन आर अवेलेबल फॉर प्राइवेट बेनिफिट। और आखिरी बात रिक्रिएशनल क्लब्स वेयर द ज्वाइनिंग, हर वो इदारा, हर वो रिक्रिएशनल क्लब जिसकी ज्वाइनिंग फीस 1 मिलियन से ज्यादा है तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, एनपीओ नहीं होगी। सर ये सारी बातें भी आपके साथ कर ली। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टैक्स पेयर की, वो बंदा जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है वो भी टैक्स पेयर है। वो बंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है किसी ऐसे बंदे का जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है वो भी टैक्स पेयर है। वो बंदा हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स वो भी टैक्स पेयर है। वो बंदा हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम और पे टैक्स वो भी टैक्स पेयर है। सर जी ये सारी बात होगी, तो आगे चलते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एक दो बार इससे सिनेरियो बेस्ड सवाल आया है, पूरा सवाल नहीं पूछेगा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बताओ 8 नंबर की, इसके चांसेस नहीं है। हाँ अलबत्ता सिनेरियो देके पूछेगा, बताएंगे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का सीधी बात यह है परमानेंट ठिकाना, आपका दफ्तर, आपकी दुकान, आपकी ब्रांच, आपका गोदाम, आपकी फिक्स जगह जहां पर आप एग्जीबिशन करते हैं, आपकी फिक्स जगह जहां पर बैठकर आप निगोशिएट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेचने का, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अगर आप एक जगह जहां पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं खरीदने का, ऐसा लाइजन ऑफिस जहां पर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कंसिडर होती। सर जी उसके बाद उसने कहा अगर आप माइनिंग, ऑयल और गैस वेल में काम करें तो वो आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अगर पाकिस्तान की कोई वेबसाइट है, आप दराज में चीजें लगाकर बेच रहे हैं तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अगर आपकी कोई साइट है जहां पर आप 90 दिन से ज्यादा काम कर रहे हैं तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। सप्लाइंग सर्विसेज इंक्लूडिंग कंसल्टिंग थ्रू एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टेड पर्सनल, अगर आपने अपना दफ्तर बनाया हुआ और उसमें आप खुद काम कर रहे हैं ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। मुलाजमों के जरिए काम करवा रहे हैं ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। और आप काम पकड़ के और लोगों से करवा रहे हैं ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अगर आप एजेंट हैं और आप ऐसे एजेंट है कि आपने राइट खरीद लिया हुआ है और आप वो राइट की बेस पर पाकिस्तान, KFC का राइट आपने ले लिया है, पाकिस्तान में KFC जो होगा वो आपके नाम पे होगा और यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क आपने फैला लिया है, तो सर ये क्या है? सर ये जो है ना वो बात कर रहे हैं कि आप अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ओनरशिप ट्रांसफर करने का राइट भी रखते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी ऐसा एजेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा। और अगर ऐसा एजेंट है जो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने स्टॉक मेंटेन किया हुआ है वो बेच रहा है, तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा। एक ऐसा बंदा जिसने एक प्रेमिसेस में इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लिया है और वो उससे इनकम जनरेट कर रहा है, तो ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा। मैंने एग्जांपल दी थी कि पंप वालों ने
साथ एक जगह छोड़ी है, वहां पर दुकान है, वो दुकान में बंदे ने बाकायदा कॉफी मशीन इंस्टॉल कर लिया और वहां से इनकम जनरेट कर रहा है, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। उसने एक बंदे को जगह दी है और उस जगह पे उसने पूरा पंक्चर का सेटअप लगा लिया है, तो सर ये उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं या आपका एसोसिएट बिजनेस कर रहा है, वो आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। और business activities carried at a location or across multiple locations that constitute complementary functions that are part of cohesive business operation. प्रिंसिपल ऑफिसर क्या है? Principal officer used with reference to a company or association of person include a director, मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर, कोई भी ऐसा बंदा जिससे आप बात करें और समझा जाए कि आपने इदारे से बात की है, तो वो प्रिंसिपल ऑफिसर है। सर जी लाइजन ऑफिस का बता दिया, सेल का कॉन्ट्रैक्ट करें तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, परचेज का करें तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं। सर जी अगर ये बात भी आपके ज़हन में आ गई, अब अगली बात करने लगा और अगली बात है रेजिडेंट की। अच्छा जी आप जरा समझ लीजिए, रेजिडेंट का मतलब होता है रिहायशी। रेजिडेंट का क्या मतलब होता है? रिहायशी। वो बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, वो बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, वो अपनी इनकम पे टैक्स देगा, चाहे उसने पाकिस्तान से सोर्स किया हुआ हो या फॉरेन सोर्स इनकम हो। यानी जो रेजिडेंट होता है उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, चाहे वो पाकिस्तान सोर्स इनकम हो या फॉरेन सोर्स इनकम हो। जबकि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल होती है, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होती। इसको ऐसे कह लेंगे, पाकिस्तान सोर्स इनकम हर तरह के बंदे की टैक्सेबल होती है और फॉरेन सोर्स इनकम सिर्फ फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट की टैक्सेबल होती है, फॉरेन सोर्स इनकम की टैक्सेबल नहीं होती। और मैं सारी बात का निचोड़ कहूं तो नॉन रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होती, इसके अलावा हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल होती। समझ गए? तो भाई ये वाली बात होगी। रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करने लगा हूं। अगर मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करूं तो वो कहता है रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होगा? An individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period of 183 or more. वो बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा जिसने 183 डेज और मोर पाकिस्तान में प्रेजेंट रहा है। वो बंदा रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा who is not present in any country for more than 182 days during a tax year, or he is not a resident taxpayer for any other country. Sir ji, citizen of Pakistan who is not present in any other country for more than 182 days during a tax year, or he is not a resident taxpayer of any other country. आओ मैं आपको एक मैप से आसान बात को आसान कर दूं। सबसे पहली बात, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। दूसरी बात, अगर वो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो देखा जाएगा पाकिस्तान में स्टे कितना है। अगर पाकिस्तान में 182 डेज से ज्यादा स्टे है तो वो रेजिडेंट है, और अगर पाकिस्तान में 182 डेज से ज्यादा स्टे भी नहीं है तो भी देखा जाएगा। पाकिस्तान का सिटीजन हो, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा ना हो, तो भी वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। समझ गए? तो अगर इसमें से कोई शर्त भी पूरी ना हुई तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा। सर रेजिडेंट की सारी बातें बता दी, तो एक चीज तो है, आपको समझ आ गई कि डेज की कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। चूंकि 183 डेज वाला बंदा रेजिडेंट है, जिसका मतलब यह है कि उसने किसी भी किस्म की इनकम कमाई है कहीं से भी दुनिया में, तो वो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। और अगर 182 डेज वाला रेजिडेंट नहीं है, जिसका मतलब है कि बाहर की जितनी भी इनकम है वो टैक्सेबल इन पाकिस्तान। और समझ आ रहा है ना? तो भाई इसका मतलब है कि एक एक दिन कीमती हो गया। अब अगर एक एक दिन कीमती हो गए तो दिन के बारे में असूल है। दिन के बारे में असूल है कि जो भी जिस दिन आप पाकिस्तान आए,
पाकिस्तान से गए, दिन का कुछ हिस्सा भी पाकिस्तान में रहे, बुखार हो गया, बीमार हो गए, छुट्टी कर ली, हड़ताल हो गई, कोई मुसीबत आ गई, सरकारी छुट्टी थी, सर वट एवर द केस में भी सारे दिन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रेजिडेंशियल पीरियड काउंट होंगे, सिर्फ एक दिन काउंट नहीं होगा। कौन सा? इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का क्या मतलब है जरा समझो। एक बंदा है वो शारजा से लाहौर के वाया जा रहा था यूके, तो ये जो लाहौर में वो रुका है वो इन ट्रांजिट और वो वाला दिन रेजिडेंशियल स्टेटस वक्त काउंट नहीं होगा। और अगर एक बंदा लाहौर से गया है कराची और कराची से गया है यूके, तो यहां पर ये जो कराची रुका है ये वाला दिन काउंट होगा या नहीं होगा? चूंकि ये इन ट्रांजिट की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। इन ट्रांजिट बिटवीन टू प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान हो तो वो काउंट नहीं होना। सर समझ आ रहा है? ये इन ट्रांजिट है लेकिन बिटवीन टू प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान नहीं है तो ये काउंट होगा। और अगर इन ट्रांजिट बिटवीन टू प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान है तो वो वाला काउंट नहीं होगा। सर जी ये सारी डिस्कशन थी रेजिडेंट के हवाले से, काफी ज्यादा एग्जांपल्स हम करवा रहे होते हैं बच्चों को जब इसके साथ वो करते हैं। आपके लिए सजेशन ये है कि पिछली 2 से 3 अटेम्प्ट्स जो रेजिडेंट पर्सन वाला सवाल है, पिछली 3 अटेम्प्ट्स का वो नोट करें, आपने उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आज अगर मेरी किताब इस्तेमाल करें, अव्वल तो मैं इंशाल्लाह किताब आपके साथ PDF शेयर भी कर दूंगा, तो उसमें आखिर में सारे पास पेपर दिए हुए हैं और 3 सवाल कम से कम आपको जरूर करने चाहिए। सर जी रेजिडेंट कंपनी, कौन सी कंपनी रेजिडेंट कंपनी होगी? सर जी वो कहता है सबसे पहले तो वो कंपनी जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनी है रेजिडेंट कंपनी है, और प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट हो तो वो भी रेजिडेंट कंपनी है। हाँ अगर कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो, सारे का सारा पाकिस्तान में हो, साल में किसी टाइम भी, तो वो भी रेजिडेंट कंपनी होगी। एक शर्त भी पूरी हो जाए तो रेजिडेंट कंपनी है। अच्छा अलबत्ता नॉन रेजिडेंट AOP के बारे में उसने कहा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली और पार्टली। मेन फर्क बस ये है, अगर होली और पार्टली हो यानी सारे का सारा इंतजाम पाकिस्तान, हेड ऑफिस है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है हेड ऑफिस। फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस पाकिस्तान में है और जो जो काम वो बिजनेस करता है वो सारे पाकिस्तान में संभाले जा रहे हैं, तो फिर वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी। लेकिन अगर जितने काम वो कंपनी AOP करती है आधे भी पाकिस्तान में संभाले जा रहे हैं तो भी वो रेजिडेंट AOP। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये डिफरेंस है रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट AOP का। रेजिडेंट वाली बात भी खत्म हो गई। अच्छा जी फिर उसके बाद हमने आपको एक बात की थी कि यार ये सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इसको टोटल करते हैं, डिडक्टेबल अलाउंस लेस करते हैं तो टैक्सेबल इनकम आ जाती है, रेट अप्लाई करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी आ जाता है, और टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट लेस करते हैं तो टैक्स पेबल आ जाता है। अच्छा टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? टैक्सेबल इनकम में देखेंगे इंडिविजुअल है, AOP है, यहाँ कंपनी है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल है तो मजीद देखना पड़ेगा ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। अगर ये इंडिविजुअल है और सैलरीड है तो सैलरीड वाले रेट लगेंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? हर वो बंदा जिसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 75% तो वो सैलरीड है, और हर वो बंदा जिसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू और लेस देन 75% तो ये नॉन सैलरीड है। सैलरीड के रेट अलग है, नॉन सैलरीड के रेट अलग है। सर जी AOP पर किस तरह टैक्स लगेगा? नॉन सैलरीड वाला रेट। कंपनी पे किस तरह टैक्स लगेगा? 29% टैक्स लगेगा। बहुत से केसेस हैं लेकिन मैंने क्रक्स आपको बता दिया जो आपके लिए इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जनाब अब मैं अगली बात करने लगा हूं और अगली बात मैंने करनी है
टैक्स रिजीम्स, टैक्स रिजीम्स। रिजीम किसको बोलते हैं? निजाम को। रिजीम किसको बोलते हैं? निजाम। टैक्स रिजीम यानी टैक्स का निजाम। अच्छा, आम तौर पे नॉर्मली टैक्स लागू करने का क्या निजाम है? सर जी, नॉर्मली टैक्स लागू करने का क्या निजाम है? नॉर्मली टैक्स लागू करने का निजाम है कि आप इनकम में से खर्चे माइनस कर देते हैं, वो हेड ऑफ इनकम में आ जाता है। हेड ऑफ इनकम को टोटल करते हैं तो टोटल इनकम आ जाती है, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर देते हैं, टैक्सेबल इनकम आ जाती है। स्लैब रेट से रेट अप्लाई करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, उसमें से टैक्स क्रेडिट लेस कर देते हैं। यार यही पढ़ा है ना अब तक मैंने आपको। हाँ, अब जरा एफटीआर देखो, ये एक ऐसा निजाम है, अब कुछ इनकम ऐसी हैं जिस पर एफटीआर के तहत टैक्स लगता है। एफटीआर टैक्स लागू करने का एक निजाम है। इस निजाम की कुछ खसूसियात है। पहली खसूसियत ये है कि जो इनकम एफटीआर इनकम होती है वो टोटल इनकम में तो शामिल होती है लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। वो किसी हेड ऑफ इनकम में शामिल नहीं होती। वो टोटल इनकम में तो शामिल होती है लेकिन किसी हेड ऑफ इनकम में शामिल नहीं होती। उस इनकम में से कोई खर्चा माइनस नहीं होता। अच्छा, उस इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं होता। उस वो इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। उस पर रेट स्लैब रेट नहीं लगता। सर, उस एफटीआर इनकम पर जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं होता। सर जी, आसान अल्फाज में ये कि एफटीआर इनकम टोटल इनकम में तो शामिल होती है, उसके अलावा हर वो चीज जो एनटीआर यस कहती है एफटीआर नो कहता है। याद रखिएगा, एफटीआर इनकम की सबसे अहम निशानी ये है कि टैक्स हमेशा कट के मिलेगा। यानी एफटीआर इनकम का मतलब ये, अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड एक एफटीआर इनकम की एग्जाम्पल है। डिविडेंड अगर मेरा 100 रुपए का डिविडेंड बनता है तो मुझे 100 रुपए नहीं वसूल होगा बल्कि टैक्स काट के 100 रुपए मुझे वसूल नहीं होंगे बल्कि टैक्स काट के 85 रुपए वसूल होंगे। यानी मुझे मिलेंगे ही 85, मुझे हमेशा टैक्स कट के मिलेगा। और जो टैक्स कट गया वो कौन सा टैक्स होगा? फाइनल टैक्स होगा। यानी उसके अलावा मजीद इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए इस तरह टैक्स लागू करने के निजाम को फाइनल टैक्स रिजीम कहते हैं। फाइनल टैक्स रिजीम में आपको पैसों पर इनकम पे टैक्स कट के मिलता है और जो टैक्स कट के मिले उसे फाइनल टैक्स कहा जाता है। और ये वाला टैक्स नॉन एडजस्टेबल होता है। नॉन एडजस्टेबल का मतलब है कि कोई रिफंड नहीं होता। नॉन एडजस्टेबल का मतलब है कोई रिफंड नहीं होता। यहां पर एक बात और सुन लो, अब ये बात भी कह सकते हो सर सैलरी जब मिलती है तो उस पर भी टैक्स काट के मिलता है। हर इनकम जिस पे टैक्स कट के मिले, जरूरी नहीं है कि एफटीआर है, वो एनटीआर भी हो सकती है। हाँ, एफटीआर पे टैक्स कट के मिलेगा, यस। अगर इनकम पे टैक्स कटे बगैर मिला तो वो एफटीआर ही नहीं है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ, इनकम पे टैक्स कट के मिला तो वो एफटीआर नहीं है। इनकम पे टैक्स कटे बगैर मिला तो वो एफटीआर नहीं है। एफटीआर की पहली निशानी क्या है कि टैक्स हमेशा कट के मिलेगा। टैक्स हमेशा कट के मिलेगा। तो भाई नतीजा क्या निकला? एफटीआर इनकम वो इनकम है जिस पे टैक्स कट के मिलेगा, जिसमें से कोई खर्चा माइनस नहीं होगा, कि हेड ऑफ इनकम में शामिल नहीं होगा, टोटल इनकम में शामिल होगा लेकिन कोई डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं होगा, टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगा, लायबिलिटी स्लैब रेट से कैलकुलेट नहीं होगी, एफटीआर इनकम पे जो टैक्स बनेगा उसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं होगा, टैक्स हमेशा कट के मिलेगा। जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स होगा, वो नॉन एडजस्टेबल होगा। वो कहते हैं अगर इनकम पे टैक्स कट के मिला है
जरूरी नहीं है वो एफटीआर हो, वो एनटीआर भी हो सकता है। अगर वो एनटीआर है तो उस पर जो टैक्स कटा वो एडजस्टेबल होगा, और अगर एफटीआर इनकम है उस पर जो टैक्स कटा वो नॉन एडजस्टेबल होगा। एडजस्टेबल का मतलब होता है कि फाइनल में लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है, और नॉन एडजस्टेबल का मतलब होता है कि जब आप फाइनल टैक्स को कैलकुलेट करते हो तो लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता, उसका कोई रिफंड नहीं मिलता। सर जी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी एफटीआर की, और तीसरे नंबर पे बात करूंगा सेपरेट ब्लॉक आइटम की। अच्छा ये एक तीसरी वैरायटी है, टोटल इनकम में शामिल होता है, हेड ऑफ इनकम में भी शामिल होता है, एक्सपेंसेस इनकम में से माइनस करने की इजाजत भी होती है, लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं होता। टैक्सेबल इनकम सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो टैक्सेबल इनकम में भी शामिल नहीं होता। सर याद रखिएगा टैक्सेबल इनकम सिर्फ वो इनकम होती है जिस पर स्लैब रेट अप्लाई होता है, तो एफटीआर भी टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती और सेपरेट ब्लॉक आइटम भी टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होता, रेट भी स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता। और लास्ट बात यह है टैक्स सेपरेट ब्लॉक आइटम की जो इनकम है उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होता है उसमें से टैक्स क्रेडिट भी माइनस नहीं होता। सर जी अगर आपको हिंट दूं तो सर डीम्ड इनकम, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी, ये भी सेपरेट ब्लॉक, ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है, अंडर दैट सैलरी आती है। प्रॉफिट ऑन डेट बेसिकली एफटीआर है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे लिखा है, चूंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम लिख देते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी और डीम्ड इनकम, ये सारी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होती है। सर जी ये सारी बात मैंने आपके साथ टैक्स रिजीम्स की कर दी। अच्छा जी अब मैं आ रहा हूं आपके पास आगे बात करने, और अब बात करूंगा, अब जब एफटीआर की बात छिड़ी है तो एफटीआर से रिलेटेड कुछ बातें जिसको डिस्कस करना है। सबसे पहले आ गए डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है सर जी? डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में तकसीम कर दिया जाए उसे डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में तकसीम कर दिया जाए उसको डिविडेंड कहते हैं। सर डिविडेंड की सूरत में हो सकता है अगर कंपनी ने शेयर होल्डर को एसेट दिए तो वो भी डिविडेंड है, अगर कंपनी ने शेयर होल्डर को डिबेंचर्स दिए तो वो भी डिविडेंड है, अगर कंपनी ने शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के मौके पर कुछ दिया तो वो भी डिविडेंड है, अगर कंपनी ने शेयर होल्डर को रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर कुछ दिया तो वो भी डिविडेंड है, अगर कंपनी ने अगर प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन या एडवांस दिया, अगर प्राइवेट कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन या एडवांस दिया तो वो भी डिविडेंड है। अमाउंट एक्सपेंडेड बाय प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। सर जी अगर अमाउंट को एक्सपेंड किया गया, किसने एक्सपेंड किया है? प्राइवेट कंपनी ने, ऑन बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। सर जी अमाउंट एक्सपेंडेड, प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर को लोन दिया गया तो वो भी डिविडेंड है। प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर को क्या दिया गया? उसके ब्याज पर पैसा खर्च किया गया तो वो भी डिविडेंड है। और फॉरेन कंपनी जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है उसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट वो भी क्या है? वो भी डिविडेंड कहलाएगा। तो भाई ये सारी 7 चीजें हैं, ये डिविडेंड कहलाती हैं। सर एसेट्स तकसीम किए, डिबेंचर्स तकसीम किए, लिक्विडेशन के मौके पर दिया, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर दिया, प्राइवेट कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दिया, प्राइवेट कंपनी ने शेयर होल्डर के ब्याज पर पैसा खर्च किया, या फॉरेन कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? डिविडेंड कहलाएंगी। लेकिन एक शर्त है, ऊपर भी इसने लिखी है नीचे भी लिखी है, जो पैसा भी तकसीम किया गया है, जो पैसा भी तकसीम किया गया है, ऑल डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड
प्रॉफिट्स, जो पैसा भी तकसीम किया गया है वो कितना होगा, मस्ट बी अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पोजेस्ड बाय द कंपनी एट द डेट ऑफ। सर जी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हद तक जो तकसीम की गई उसको डिविडेंड समझा जाएगा। सर फॉलोइंग पेमेंट्स आर नॉट डिविडेंड, कुछ पेमेंट्स डिविडेंड नहीं होती, कुछ पेमेंट्स डिविडेंड नहीं होती। सर जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉरेन कंपनी का डिविडेंड समझा जाएगा, लेकिन अगर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी होगी तो उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सर जी अगली बात, अगर एक शेयर होल्डर ने, सुनना ध्यान से बात, अगर एक शेयर होल्डर ने लोन लिया तो उसे डिविडेंड समझा जाएगा। पढ़ा है, अगर एक शेयर होल्डर ने, प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर ने लोन लिया तो उसे डिविडेंड समझा जाएगा। लेकिन अगली बात यह है, अगर एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर ने लोन लिया, उसे डिविडेंड समझ लिया और बाद में सच्ची मुच्ची का डिविडेंड मिल गया तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सर क्या मतलब, क्या मतलब, मतलब है, एक मिनट में अगर यहां पे आ जाए, ठहर जाओ। सर जी प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर ने लोन लिया 1 लाख रुपए का, उसे क्या ट्रीट किया जाएगा, बाद में सच्ची मुच्ची का डिविडेंड मिल गया 50,000 रुपए का तो इसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। बाद में सच्ची मुच्ची का डिविडेंड मिल गया 1 लाख रुपए का तो इसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। बाद में सच्ची मुच्ची का डिविडेंड मिल गया 1.5 लाख रुपए का तो 1 लाख तक की अमाउंट को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा, इसके ऊपर की अमाउंट को डिविडेंड समझा जाएगा। समझ गए बात? सर जी ये वाली बात थी जो मैंने आपके साथ कर दी। सर जी अगर एक कंपनी जिसका काम ही लोगों को लोन देना है, अगर उसने अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया तो उसको भी डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सर जी अगर ये बात समझ आ गई तो आखिरी पॉइंट जरा समझना। सबसे पहली बात है कि सरप्लस एसेट्स क्या होते हैं। सरप्लस एसेट्स कहते हैं इजाफी एसेट। एक कंपनी जब लिक्विडेट हो रही थी, उसके एसेट्स थे 100 रुपए के, उसकी लायबिलिटी थी 70 रुपए की, ये जो 30 रुपए के एसेट्स थे ये क्या थे, सरप्लस। इस सरप्लस एसेट का हकदार कौन होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हकदार होता है। कौन हकदार नहीं होता, डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हकदार नहीं। क्या ये बात आपकी समझ में आई? जब ये बात आपकी समझ में आ गई तो अब स्टोरी ये है, अगर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी के मौके पर या रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर पैसे दिए गए हैं किसी ऐसे बंदे को जो कि सरप्लस एसेट का हकदार नहीं है, यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के अलावा किसी दूसरे बंदे को पैसे दिए गए हैं तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा है, और वो ये है कि ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन है लिक्विडेशन पर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल पर या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर किन लोगों को पैसे दिए, जो सरप्लस एसेट के हकदार नहीं है, यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं बल्कि कौन, डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो उनको जो पैसे देंगे उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। Dividend from a company is chargeable to tax on gross receipt basis unless the dividend is exempt from tax. Dividend from a company is chargeable to tax on gross receipt basis unless the dividend is exempt from tax. Sir, gross receipt basis, इसका मतलब है कि जो डिविडेंड है वो ग्रॉस बेसिस पर लगता है, उसमें से कोई खर्चा माइनस नहीं होता। बेसिकली डिविडेंड एफटीआर आइटम है, एफटीआर आइटम है तो एफटीआर बेसिस पे टैक्स रहेगा, कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। दूसरा, डिविडेंड पे टैक्स कट के मिलेगा, एफटीआर है ना। तीसरा, जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स होगा, ये भी पढ़ाया हुआ है। चौथा, जो टैक्स कट गया, अब बात सुनना ध्यान से,
अगर एक बंदे ने लोन लिया था और उसे डिविडेंड ट्रीट किया गया था और बाद में उसने लोन रीपे कर दिया तो क्या होगा? तो उसे वो वाला टैक्स वापस कर दिया जाएगा। सुनो, 1 लाख रुपए का लोन लिया, इस लोन को क्या ट्रीट किया गया? डिविडेंड का मतलब है 15,000 टैक्स काटने के बाद कितने पैसे दिए? अब ये पैसे वापस अदा किए तो कितने अदा करेंगे? 1 लाख पूरा मिला कितना? और मिला 85 है, वापस कितना कर रहे हो? 1 लाख पूरा, तो बकाया 15,000 क्या होगा? एफबीआर से मिलेगा। सर एसबीआई का मैं शेयर होल्डर हूं, एसबीआई ने मुझे लाख रुपया दिया, 15,000 एफबीआई को जमा करा के 85,000 मुझे मिला, तो उनका तो लाख ही कम हुआ है ना। और यार समझ आ रहा है, मैं उन्हें कितने वापस करूं? मुझे लाख ही वापस करना पड़ेगा उनको। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, मुझे उनको 1 लाख ही वापस करना पड़ेगा, तो बकाया मेरा तो 15,000 का नुकसान हो गया। वो कहता है वो एफबीआर से वापस ले लो, वो एफबीआर से आपको वापस मिल जाएगा। सर जी डिविडेंड के बारे में ये सारी डिस्कशन थी। उसके बाद हम आ जाते हैं फी फॉर टेक्निकल सर्विस। सर जी कोई भी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसा कि रिपेयर कर देना किसी मशीन को, कोई मैनेजरियल सर्विस है, कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज है, वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको फी फॉर, उसके अगेंस्ट जो पैसे लेंगे वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस कहलाएगा। अलबत्ता कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन रिलेशन टू अ कंस्ट्रक्शन, असेंबली or like projects undertaken by recipient. Consideration for services rendered in relation to a construction, assembly or like project undertaken by recipient. Consideration which would be income of recipient chargeable under the head salary. सर जी याद रखिएगा, कोई भी मैनेजरियल टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की तो ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस कहलाएगा, ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस कहलाएगा। हाँ अलबत्ता अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन या असेंबली से रिलेटेड कोई सर्विस दी है तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं कहलाएगा। और अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं जिसके बदले में आप तनख्वाह ले रहे हैं तो वो भी फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं कहलाएगा। सर जी मीन्स एनी अमाउंट वेदर पीरियोडिक और लंप सम पेड एज कंसिडरेशन। सर जी रॉयल्टी की बात करने लगा। सर जी मैंने किताब लिखी, पब्लिशर को दी, पब्लिशर वो किताब छाप रहा है और हर किताब के पीछे मुझे कुछ पैसे दे रहा है, ये रॉयल्टी है। एसबीआई वालों ने एक कैंपस इस्लामाबाद खोला और हर एडमिशन के बदले में इनको कुछ पैसे मिलते हैं, ये रॉयल्टी है। एक बंदे ने एक रेसिपी बनाई है फ्राइड चिकन की, वो केएफसी को दी, केएफसी हर डील के बदले में उसको पैसे देता है, ये रॉयल्टी है। सर एक बंदे ने किताब लिखी और किताब लिखकर उसने 5 लाख की किताब पूरी बेच दी, यानी उसने कहा जितना मर्जी छापा मुझे एक बार 5 लाख दे दो, ये जो 5 लाख लिया ये रॉयल्टी है। एक बंदा उसने बल्ब बनाया, बिजली 3 गुना कम लेता है और बल्ब में तो रोशनी 3 गुना बढ़ा दी, सर उसके बदले में जो पैसे वो फिलिप्स से ले रहा है वो, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये बेसिकली आप YouTube पर कोई ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। यूजर राइट टू यूज एनी पेटेंट, आपने इजाजत दी है पेटेंट इन्वेंशन और मॉडल डिजाइन को यूज करने, उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, वो रॉयल्टी है। आपने कोई पेंटिंग बनाई है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई किताब है, कोई मूवी है, उसके बदले में जो पैसे ले रहे हैं वो रॉयल्टी है। लेकिन सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स की बात नहीं कर रहे। यूट्यूब से जो पैसे मिले वो हो सकता है, लेकिन जो सिनेमेटोग्राफ सिनेमा में जो लगी उसकी बात नहीं कर रहे। सर जी अगर कोई विजुअल इमेज या साउंड है और उसके बदले में आपने कोई पैसा वसूल किया तो वो भी रॉयल्टी है।
सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या साइंटिफिक नॉलेज, उसके बदले में कोई पैसा वसूल किया तो वो रॉयल्टी है। सर जी आपने यूज करने दिया है कोई इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या साइंटिफिक इक्विपमेंट, उसके बदले में जो पैसा लिया वो रॉयल्टी है। सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस दैट इज एंसिलरी एंड सब्सिडरी टू and is furnished as a mean of enabling the application or enjoyment of any such property or right as mentioned above, ये रॉयल्टी है। डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट ट्रांसफर्ड above, ये भी रॉयल्टी। सर रॉयल्टी में ये सारी चीजें शामिल हैं। असल बात क्या है? असल बात यह है कि रॉयल्टी हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे टैक्स कैसे लगना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिस्ट आपने याद करनी है वो बड़ी जरूरी है कि किन किन आइटम्स पे एफटीआर के मुताबिक टैक्स लगता है। आपको पता होना चाहिए रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस जो नॉन रेजिडेंट को मिलती है उस पर एफटीआर के तहत टैक्स लगता है। तो भाई अगर किसी को रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिल रहा है तो सबसे पहले देखना वो रेजिडेंट है या, क्योंकि अगर वो रेजिडेंट है तो एनटीआर के मुताबिक टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी में या सॉरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में या अदर सोर्स में। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो किस बेस पे टैक्स लगेगा? तो देखा जाएगा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं। अगर उसने नॉन रेजिडेंट है लेकिन यहाँ पर इदारा बना के कारोबार कर रहा है तो एनटीआर के तौर पे टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। नॉन रेजिडेंट है लेकिन इदारा नहीं बनाया हुआ तो एफटीआर के तौर पे टैक्स लगेगा कितने परसेंट? 15%। सर जी ये वाली बात हो गई यहाँ पर 7.3। अब आ गया मिनिमम टैक्स रिजीम। मिनिमम टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, इसके बारे में हमने कब बात करनी है? चैप्टर 7-8 के बाद बात करनी है। इसको यहाँ पर हम नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ अब हम बात करेंगे वुमेन एंटरप्राइज की। वुमेन एंटरप्राइज वो इदारा जिसमें 100 जिसकी मलकियत खवातीन की हो 100%। क्या मतलब? वुमेन एंटरप्राइज रेफर्स टू अ स्टार्टअप लॉन्च्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021 दैट इज sole proprietorship owned by the woman, an AOP composed entirely of women, a company fully owned by women, and meets all of the following criteria for startup credit. Certified by सर जी मलकियत, sole proprietorship है तो मालकन औरत हो, पार्टनरशिप है तो सारी पार्टनर्स औरतें हो, कंपनी है तो 100% शेयर होल्डिंग औरतों के पास हो, ऐसे इदारे को वुमेन एंटरप्राइज कहते हैं। एंड मीट ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया को मीट करता है। सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, टाइमली फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल्ड सेल्स टैक्स रिटर्न और फाइल्ड विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट इफ लायबल। ऑल कंडीशन आर फुलफिल्ड, द एंटरप्राइज मे क्लेम 100% टैक्स क्रेडिट। सर अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाए। और अगर 100% टैक्स क्रेडिट ना मिले तो 25% तो मिल ही जाएगा अगर वो क्या हो? वुमेन एंटरप्राइज हो। This 25% reduction shall not apply to any business formed through the transfer, reconstitution, splitting up of any existing business. सर जी ये वुमेन एंटरप्राइज एंड इट्स टैक्सेशन में ये वाली बात थी। सर जी डन हो गई? तो भैया शर्तें पूरी हो गई, 100% टैक्स क्रेडिट 2 साल के लिए। शर्तें पूरी ना हुई लेकिन वुमेन एंटरप्राइज है तो फिर 25% मिलेगा। हाँ अलबत्ता अगर वुमेन एंटरप्राइज का ही क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, शेयर ट्रांसफर करनी है, बंदे ने औरत के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं, इदारा पुराना बना हुआ है, सिर्फ इदारे को स्प्लिट करके एक को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए, इन सारी चीजों में वो वुमेन एंटरप्राइज की डेफिनेशन ही पूरी नहीं करती तो फिर 25% भी नहीं मिलेगा। सर जी ये सारी बातें मैंने कर दी आपको वुमेन एंटरप्राइज की। और अब हम लास्ट यूनिट की तरफ चल रहे हैं जो है कॉमन रूल्स।
कॉमन रूल्स की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है एन एक्सपेंडिचर डिडक्शन या अलाउंस जो रिलेट करता है विच रिलेट्स टू द फॉलोइंग shall be apportioned on any reasonable basis taking into account the relative nature and size of activities to which the amount relates. अच्छा जी सर जी, ये जरा देखिएगा कि अपोर्शनमेंट के बारे में उसने क्या कहा। यार अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को, तकसीम करने को जिसके जितने पैसे बनते हैं अगर आपको पता है तो फिर आप उसको एलोकेट करते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इसके कितने पैसे बनते तो फिर आप उसको तकसीम करते हैं। तो तकसीम के असल में इस अपोर्शनमेंट के वर्ड को समझना बड़ा जरूरी है। और मैं क्लास रेगुलर क्लास में तो अक्सर मजाक के तौर पे भी और समझाने के लिए भी आपको ये वाली एग्जांपल देता हूँ कि यार 3 दोस्त मिलकर खाना खाने चले गए और उन्होंने चिकन कढ़ाई खाई और उनका 3000 रुपए का खर्चा हुआ। तो अब चूंकि अब तो क्या करेंगे, सिंपल ये है कि 3000 डिवाइड बाय 3 करेंगे, फी बंदा 1000 कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर यही 3 लोगों ने मिलकर चिकन नान खाए हैं और एक बंदे ने 2 नान खाए हैं और 2 ने एक नान खाए, तो जिसने 2 नान खाए हैं वो 2 नान के पैसे देगा और जिसने 1 खाए हैं वो 1 के देगा। मीनिंग देयर बाय, हालांकि अगर चिकन कढ़ाई खाते वक्त भी एक बंदे ने 4 रोटियां खाई थी और बाकी 2 ने 2-2 रोटियां खाई थी तो भी को डिवाइड बाय 3 किया था। यार मेरा पॉइंट समझ आया है? चूंकि वहां पर उसको एलोकेट कर नहीं सकते थे कढ़ाई की केस में तो अपोर्शन किया, लेकिन जब एलोकेट कर सकते हैं तो फिर अपोर्शन नहीं करते। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी अगर एग्जांपल दूसरी लो, रियल टैक्स की एग्जांपल लो। आपने एक ड्राइवर रखा हुआ है, आधा टाइम वो बिजनेस के लिए काम करता है और आधा टाइम वो ऊपर चलाता है यानी अदर सोर्स के लिए काम करता है। 30,000 रुपया उसकी सैलरी है, तो आधा टाइम वो किस में चला जाएगा? आधा टाइम की सैलरी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस होगी और आधा टाइम की सैलरी उसकी अदर सोर्स में से माइनस होगी। हाँ, लेकिन हमने उसके साथ कुछ ऐसा तय नहीं किया। हमने इसको कहा बिजनेस का ऑर्डर आएगा तो बिजनेस का काम कर लेना, बिजनेस का ऑर्डर नहीं आएगा तो तुम ऊपर चला लेना। अब यहां पर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने परसेंट उसने बिजनेस के लिए काम किया और कितने परसेंट उसने ऊपर के लिए अदर सोर्स के लिए काम किया? अब यहां पर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर उसका तरीका होता है पोर्शन करते हैं। किस बेस पर अपोर्शन करते हैं? इसका आइडियल तरीका होता है रेवेन्यू की बेस पर अपोर्शन करते हैं, यानी रेवेन्यू इनकम फ्रॉम बिजनेस का डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय टोटल खर्चा। तो पता चला अगर 2 लाख रुपए बिजनेस का रेवेन्यू है तो 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000 के, तो 20,000 रुपए इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस होगा और 10,000 रुपए इनकम फ्रॉम। यार कॉन्सेप्ट समझ आया? यही कॉन्सेप्ट जगह जगह बिजनेस क्या कहते हैं इनकम टैक्स में भी अप्लाई होना है और यही कॉन्सेप्ट सेल्स टैक्स में भी अप्लाई होता है। सर अपोर्शनमेंट होती वहां पर है जहां खर्चा मुश्तरका हो, और वो कहते हैं जिससे रिलेटेड खर्चा हो उसी पर ही तकसीम करना है। अगर उसी बंदे की कैपिटल गेन की इनकम भी है तो ये वाला खर्चा कैपिटल गेन में से तो माइनस नहीं होगा, ये तो ड्राइवर का खर्चा है। तो भाई दूसरे नंबर पे जो खर्चा है उसका फॉर्मूला उसने बता दिया, ग्रॉस रिसीट फॉर क्लास ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ expense. The basis determined for allocation of expenditures, deduction and allowance should be certified by CA and CMA. This certificate shall be accepted by CIR unless there is a significant variation from allocation under this rule. While allocating the common expenditure, deduction and allowances, the nature and source of each class of income must be taken into account. जब आप allocate कर रहे होते हैं common expenditure, deduction या allowances, the nature and source of each class of income must be taken into account. वो कहता है भैया जिसकी एक्सपेंस की नेचर देखें, ये क्या वहां पर उसको उस पर खर्चा तकसीम होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए।
मेरा पॉइंट समझे? उसके मुताबिक उसको तकसीम करेंगे। वो कहता है कुछ सर्टन केसेस में जहां पर आप नेट बेसिस पर सेल्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ग्रॉस बेसिस पर नहीं, नेट बेसिस पर। नेट बेसिस का क्या मतलब होता है? यानी ये मार्कर है सर, इस मार्कर की कीमत है 100 रुपए, मैंने अपना एक बंदा रखा हुआ, उसको कहा ये मार्कर तुम मार्केट में बेचो, 10 रुपए तुम्हारी कमीशन है। अब मेरे पास दो तरीके हैं इसको रिकॉर्ड करने के। एक तरीका ये कि मैं अपनी सेल 100 रुपए से रिकॉर्ड करूं, और एक तरीका ये कि मैं अपनी सेल 90 रुपए से रिकॉर्ड करूं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर मैं 90 से रिकॉर्ड करता हूं तो कहा जाएगा मैं नेट बेसिस पर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं। वो कहता है अगर आप नेट बेसिस पर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट फिर ग्रॉस रिसीट नहीं होगी, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट फॉर हेड ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ऑल हेड ऑफ इनकम मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंस। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर आपकी बेस, ये पॉइंट अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। नेट बेसिस पर अगर रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर फॉर्मूला ग्रॉस रिसीट की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ये मेन पॉइंट है जो अक्सर बच्चों को बाज़ वक़्त प्रॉब्लम कर रहा होता है। सर जी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, आपके सामने यहाँ पर सैलरी आ गई, कहते हैं इन केसेस में अपॉर्शनमेंट करनी है। आप गौर करें तो ये टोटल इनकम में मैक्सिमम यही चीजें होती हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस में स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, गेन, अदर सोर्स, सेपरेट ब्लॉक आइटम, एग्जेम्प्ट इनकम और एफटीआर इनकम। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? चार बातें लिखी हुई है इसमें। फेयर मार्केट वैल्यू वो वैल्यू जिस पर मार्केट में चीज बिक रही है। फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते वक्त अगर रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर या कन्वर्टेबल इनटू कैश ना होने की वजह से वैल्यू में कोई तब्दीली आ रही है तो टैक्स वाले उसको कंसिडर नहीं करते। अगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑर्डिनरीली जो है वो डिटरमिन नहीं कर पाए तो बोर्ड डिटरमिन करेगा फेयर मार्केट वैल्यू। अगर फेयर मार्केट वैल्यू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एरिया और एरियाज हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड, the fair market value of such immovable property shall be fixed by the district officer or provincial or any other authority authorized in behalf of the stamp duty. Fair market value of any immovable property of areas or areas has not been determined by the board. The fair market value of such immovable property shall be fixed by the, अगर बोर्ड भी डिटरमिन नहीं कर पाए तो डीसी रेट लेंगे सर। रिसीट ऑफ इनकम कब क्या समझा जाएगा? कब आपने पैसे वसूल किए हैं? सर जी जब आपने एक्चुअल में पैसे, मैं इसको एग्जांपल देने के लिए हमेशा बताता हूं, कब समझा जाएगा अली इमरान ने सैलरी वसूल कर ली? जब मैं अकाउंट्स ऑफिस गया और अकाउंट्स वाले ने मुझे चेक दे दिया, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली है। जब मैंने अकाउंट्स वाले को फोन किया कि मेरा भाई आ रहा है उसे मेरी सैलरी का चेक दे दो, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली है। जब ऑफिस अकाउंट्स वाले ने फोन किया, अस्सलाम वालेकुम सर आपका सैलरी का चेक आ गया, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली। A person shall be treated as having received an amount, benefit or perquisite if it is actually received by the person, applied on behalf or at the instruction of the person, made available to the person. Actually received by the person, applied on behalf at the instruction of the person या made available to the person. सर रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, ध्यान से बात सुनना। 2024 में एक खर्चा किया था, एक परचेज की थी, इनकम में से माइनस हो गया था खर्चा, जाहिर बात है। 2025 में वो परचेज रिटर्न हो गया, तो जिस साल वो पैसे आपको मिले उस साल उसकी इनकम में वापस ऐड। यार एक्सपेंस कर दिया था, रिवर्स हो गया, इनकम में ऐड कर दो, साफ बराबर। सर जी आपको पैसा मिला है, पैसे में कर दो। बाज़ औक़ात आप, वो बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं, आप उसकी मोटरसाइकिल उठा के ले आए, आपको पैसे रिकवर जिस साल हुए हैं उस साल उसकी इनकम में शामिल कर देंगे। सर उसने पास पेपर में एक एग्जांपल दी है, 2020 में एक एक्सपेंस किया आपने रिकॉर्ड कर लिया, एक्स में एक्सपेंस किया आपने रिकॉर्ड कर लिया, वाई में एक्सपेंस किया आपने रिकॉर्ड कर लिया, जेड में आपने हाथ जोड़ के कहा जी मेरे पास पैसे खत्म हो गए। उसने जो पिछले सालों के एक्सपेंसेस आप ऑलरेडी रिकॉर्ड किए थे उसमें से 2.5 लाख माफ कर दिया। सर ये जो वेव हुआ है ये लायबिलिटी थी,
आपने रिकॉर्ड किया हुआ था एक्सपेंस, आपको पे किए बगैर ही क्या हो गया है, माफ हो गया, ये रिकॉर्ड है। ये क्या हो गया, ये जितना माफ किया है दोबारा इनकम में ऐड हो जाएगा। सर करेंसी कन्वर्जन, करेंसी कन्वर्जन कहते हैं टैक्स वाले ना डॉलर मानते हैं ना यूरो मानते हैं, क्या मानते हैं, सिर्फ पीकेआर मानते हैं। आपकी टैक्सेबल इनकम कभी डॉलर में नहीं हो सकती, आपकी टैक्स लायबिलिटी कभी डॉलर में नहीं हो सकती, सिर्फ किस में हो सकती है, पीकेआर में हो सकती है। और अगर आपने कोई बाहर से इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कौन से रेट पे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेट पर। सेसेशन कहते हैं सीज से निकला है, सीज का मतलब होता है खत्म करना। सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम, सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। अगर कोई हेड ऑफ इनकम सीज हो गया है, अगर कोई हेड ऑफ इनकम सीज हो गया है यानी खत्म हो गया है। मैं एसबीआई में पढ़ाता था, मैंने एसबीआई से नौकरी छोड़ के अपना कारोबार शुरू कर दिया, एसबीआई से नौकरी खत्म करके अपना कारोबार शुरू कर दिया, तो इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड क्या हो गया, सीज हो गया। इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड सीज हो गया और इनकम फ्रॉम बिजनेस शुरू हो गया। साल बाद एसबीआई को ख्याल है यार अली इमरान पढ़ाता अच्छा था, उसको हम मुझे एक इवेंट पर बुला के 5 लाख रुपए इनाम दिए। ये 5 लाख उन्होंने मुझे दिया है। अब जबकि मेरा हेड ऑफ इनकम सैलरी सीज हो चुका हुआ है, उसके बाद मुझे 5 लाख रुपए का इनाम मिला है, ये किस हेड में टैक्स होगा, ये इनकम अंडर द हेड सैलरी ऐसे टैक्स होगा जैसे ये हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। इसको कहते हैं सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। Rules to prevent double derivation and double deduction. If an amount is chargeable to tax on receipt basis, the amount shall not be chargeable again on the basis that it is receivable and vice versa. वो कहते हैं अगर ये amount chargeable to tax on receipt basis है, the amount shall not be chargeable again on the basis that it is receivable. सर जी अगर आपने रिसीवेबल बेसिस पे इनकम बुक कर लिया तो जब एक्चुअल रिसीव होगा तब दोबारा इनकम नहीं बुक करेंगे। यानी जब आपने डेबिट क्रेडिट सेल करके इनकम बुक कर ली है, तो जब आपने डेबिट कैश किया उस वक्त दोबारा इनकम नहीं बुक करेंगे। इसी तरह ही जब आपने पेबल रिकॉर्ड करने पर एक्सपेंस इनकम में से माइनस कर दिया है, तो जब एक्चुअल में कैश पे करेंगे तब दोबारा माइनस नहीं करेंगे। वो कहता है एक इनकम को 2 बार टैक्स नहीं होना चाहिए और एक एक्सपेंस 2 बार इनकम में से माइनस नहीं होना चाहिए। सर जी ये सारी डिस्कशन थी इसके हवाले से जो मैंने आपके साथ कर दी। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन, चैप्टर नंबर 4 मैंने पूरा आपके साथ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है।